अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। केपीपीएससी की तरफ से एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के जो पेपर कंडक्ट हो रहे हैं हम आप लोगों के लिए वो सारे पेपर साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जोन 1 का पेपर डिस्कस करेंगे और इसी तरतीब से इंशाल्लाह एसएसटी जनरल के भी सारे पेपर डिस्कस होंगे, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के भी। पेपर की बात करें तो पेपर बहुत आसान तरीन पेपर आया है। कोई मुश्किल क्वेश्चन मुझे इसके अंदर दिखाई नहीं दिया। तो जितने भी कैंडिडेट्स तैयारी करके गए थे हमसे सब कह रहे थे कि सर बहुत आसान पेपर आया है। तो हम डिस्कस करते हैं, हमें आइडिया होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री के पोर्शन से है। विच थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक्सचेंजेस बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। तो कौन सा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो एनर्जी भी एक्सचेंज करता है, मैटर भी एक्सचेंज करता है। तो दो तरह के सिस्टम हम जानते हैं कि क्लोज सिस्टम होता है जो जस्ट एनर्जी एक्सचेंज करता है लेकिन सिस्टम से कोई मैटर लेता नहीं है, सिस्टम को कोई मैटर देता नहीं है। उसके मुकाबले में एक ओपन सिस्टम, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं जो अपनी सराउंडिंग से मैटर ले भी सकता है और उसे मैटर दे भी देता है। तो ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है और दिखने में आपको पता चल गया होगा एक आसान क्वेश्चन है। सेकंड है द शेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज व्हाट लेवल ऑफ एनर्जी। अब न्यूक्लियस के गिर्द एक एटम के पास जो शेल्स होते हैं उनमें से पहले शेल को हम कहते हैं के, उसके बाद वाले शेल को हम कहते हैं एल, उसके बाद वाले शेल को हम कहते हैं एम और उसके बाद वाले शेल को हम कहते हैं एन। अब फर्ज करें कि सारे कोई बड़ा एटम है और उसके सारे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कौन सा शेल होगा जिसका एनर्जी लेवल कम होगा और कौन सा शेल होगा जिसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। तो जो न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल होता है के, हमारे पास के शेल होता है, इसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है और इसके पास वही इलेक्ट्रॉन ठहरेंगे जिनका अपना एनर्जी लेवल कम है। जिन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वो बाहर वाले शेल्स पर ट्रांसफर होते जाएंगे। तो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल जो होता है वो एन का होता है, सबसे कम जो होता है वो के का होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? लीस्ट एनर्जी का होना। नेक्स्ट है व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। तो सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है। पास्कल्स में लिखेंगे तो 1,1325 पास्कल्स और मिलीमीटर मरकरी में लिखेंगे तो 760 मिलीमीटर मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कॉल्ड व्हिच लॉ। तो थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। कि एनर्जी बस अपनी हालतें बदलती है, ना तो एनर्जी बिल्कुल कहीं जीरो से क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। नेक्स्ट है आइसोटॉप्स हैव द सेम व्हाट। आइसोटॉप्स के पास सेम क्या होता है? देखें आइसोटॉप्स का कांसेप्ट क्या है कि एक एटम है, उसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, लेकिन एटम्स में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। तो जो न्यूट्रॉन्स में उनके अंदर डिफरेंस आता है उस बेस पर हम उसके आइसोटॉप्स डिक्लेयर करते हैं। तो आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर डिपेंड कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर या प्रोटॉन्स की तादाद पर, जबकि जो उनका एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है क्योंकि वो डिफर कर रहे होते हैं न्यूट्रॉन्स की तादाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन एयर। तो हवा में सबसे ज्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है 78%। कुछ बुक्स के अंदर ये आपको 79% लिखी नजर आएगी। सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑक्सीजन है, वो 21% लिखी होती है उन बुक्स में जिसमें नाइट्रोजन है 78। जिनमें नाइट्रोजन 79 है वहां पर ऑक्सीजन 20% लिखी होती है। आर्गोन तीसरे नंबर पे आती है 0.9, कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पे आती है 0.03 या 0.04% और बाकी जो ट्रेस गैसेस हैं वो सबसे कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो आपकी बॉडी बहुत सारे एलिमेंट्स के मिलने से बनती है, उन्हें हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो बायो एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उससे कम कार्बन है, उससे कम हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कैल्शियम है, फिर फास्फोरस है और बाकी तो फिर उससे भी कम है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है 65%, फिर कार्बन है 18%, फिर हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन है 3%, कैल्शियम 2% एंड फास्फोरस 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूविंग द प्रोडक्ट फ्रॉम इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स द रिएक्शन इन व्हिच रिएक्शन।
विच डायरेक्शन। आपके पास एक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पर है, अब आप उसकी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो प्रोडक्ट कम रहेगी, रिएक्टेंट्स पहले की तरह ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगर आप रिएक्टेंट्स रिमूव करेंगे तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स में जा सकता है। तो इस लॉ को हम कहते हैं ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट है एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वर्ड। अच्छा देखें, जो एलिमेंट सेम ग्रुप में होते हैं किसी भी पीरियोडिक टेबल में, फॉर एग्जांपल आप पहला ग्रुप कर लें तो उसमें पहला एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर है 1, फिर उससे नीचे जो होता है उसका 3, फिर 11, फिर 19, फिर 37, फिर 55, इस तरह ये चलता जाता है। ना तो एटॉमिक नंबर सेम है, ना इनका एटॉमिक मास सेम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कुछ भी सेम नहीं है। तो सेम क्या है? सेम ये है कि इन सब के सबसे बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या काबिलियत होती है एक ही ग्रुप में होने की कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन वो हमेशा सेम होते हैं। ये आपके पास मैंने ग्रुप 1 की एग्जांपल दी, आप किसी भी ग्रुप को देख लो यही प्रिंसिपल फॉलो होगा। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला होता है RCOOH। तो आप उसकी एग्जांपल्स पे क्या लिखते हैं? R को आपने रिप्लेस करते जाना, R की जगह H आ जाएगा HCOOH, CH3 आ जाएगा CH3COOH, C2H5 आ जाएगा C2H5COOH। तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत सारी एग्जांपल्स बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड? देखें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तब बनता है जब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ता है। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके पास क्या रह जाएगा? तो हाइड्रोजन दोनों ना तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दे सकते हैं ना ले सकते हैं, वो आपस में शेयर कर लेते हैं। तो जब शेयर कर लेते हैं उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड? तो वाटर मॉलिक्यूल भी कोवलेंट बॉन्ड से ही बनता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ी होती हैं, तो ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। केल्विन स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम व्हिच टेंपरेचर? तो केल्विन स्केल जो होता है वो 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। 0 केल्विन इज एक्चुअली इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन, व्हिच फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल? तो सेल साइकिल में देखें एक इंटरफेज होती है, एक माइटोटिक फेज। इंटरफेज होती है ऑलमोस्ट 23.5 आवर्स की, जबकि जो होती है आपके पास माइटोटिक फेज वो होती है हाफ आवर की। अब इंटरफेज में आगे 3 फेजेस हैं, G1, S और G2। यहां पर अब एक टेक्निकल चीज आती है, हमारी बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में G1 S फेज को लेंथीएस्ट फेज कहा गया 10 आवर्स की फेज, लेकिन ऐसा नहीं है। S फेज के मुकाबले में G1 फेज ज्यादा लेंथी होती है, S फेज उसके मुकाबले में कम। मॉडर्न लिटरेचर में आपको G1 फेज लेंथी मिलेगी, लेकिन अगर आपको इस तफरीक में नहीं डाला गया, ऑप्शंस हैं इंटरफेज, माइटोटिक फेज, इसी तरह जो है वो गैप फेज, G0 फेज, तो तब आपके लिए आसान हो जाता है, आप इंटरफेज को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन? कौन खुद रिप्रोडक्शन नहीं करता, दूसरे पर डिपेंड करता है, हम उसको ट्रू सेल नहीं कहते, दैट इज वायरस। इसीलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान मानते हैं। Which of the following doesn't possess a cell wall? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग none of these, लेकिन सेल वॉल किसके पास नहीं है? तो हम सबसे सिंपल लाइफ से स्टार्ट लें, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास तो सेल वॉल होती है, चाहे जैसी भी हो, होती है। इससे एडवांस ग्रुप एल्गी, सेल वॉल होती है। फंजाई, सेल वॉल होती है। फंजाई के कजन ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम स्लाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड कहते हैं, उनके पास भी होती है। प्लांट्स के पास भी सेल वॉल होती है। तो किन के पास सेल वॉल नहीं होती? एक तो बैक्टीरिया का कोई एक आध ग्रुप है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। दूसरे नंबर पर प्रोटोजोआ के पास सेल वॉल नहीं होती। फिर एनिमल्स के पास भी सेल वॉल नहीं होती। Which one has the smallest cell? तो बैक्टीरिया के सेल छोटे होते हैं। कौन से बैक्टीरिया का सेल सबसे छोटा है? माइकोप्लाज्मा का। Which cell is considered the longest या largest cell? तो longest cell जो होगा वो मोटर न्यूरॉन का सेल होगा, इसे हम नर्व सेल भी कह सकते हैं। Which statement is not true about nucleolus? देखिए न्यूक्लियोलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
न्यूक्लियोलस की अपनी कोई अलग से अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये बहुत ही डार्कली स्टेन्ड बॉडी मौजूद होती है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये आपको न्यूक्लियस के बाहर तो दिखाई नहीं देगा, अलग से दिखाई नहीं देगा। तो इसके अलावा ये बना होता है राइबोसोमल आरएनए से, और राइबोसोम्स की असेंबली इसका फंक्शन होता है। फिर इसके स्ट्रक्चर में प्रोटीन भी होती है। तो ये इसके बारे में ट्रू बातें, फॉल्स बात डेफिनेटली इनसे हटकर कोई होगी। कोई लिखा ये लिख दिया होगा कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल, तो ये वैसा नहीं है। इन विच सेल डिवीजन इज जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज, तो सेल डिवीजन की कौन सी टाइप है जिसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है? तो मियोसिस में। मियोसिस की कौन सी फेज में? प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 की कौन सी फेज में? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। पैकिटीन के अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। Which organisms can produce their own food? तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, उन्हें हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इनके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक फूड को, तो हम उन्हें कीमो ऑटोट्रॉफिक कह देते हैं। Which food contains more energy? तो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है फैट्स और ऑयल्स में, यानी कि लिपिड्स में। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मुकाबले में डबल से ज्यादा एनर्जी होती है। इन टैक्सोनॉमी डिफरेंट काइंड ऑफ जेनरा, मुख्तलिफ तरह के जेनरा आपस में मिलते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी बनाते हैं? तो उसे हम फैमिली का नाम देते हैं। सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ये तो सीधी सादी डेफिनेशन है आप लोगों के लिए स्पीशीज की। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। अगर नेचर में प्रोड्यूस इंटरब्रीड नहीं कर रहे तब हम उनको स्पीशी नहीं मानेंगे, और अगर इंटरब्रीड कर लिया लेकिन फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं किए तब भी हम उसको एक स्पीशी नहीं मानेंगे। फॉर एग्जांपल, घोड़ी और गधे के क्रॉस से खच्चर पैदा होता है, तो नेचुरली वो इंटरब्रीड करते हैं, कोई करवाता नहीं है उसकी, वो खुद ही करते हैं, लेकिन वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करते तो हम उनको तो एक स्पीशी नहीं मानते। रिडक्शन इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल आधा रह जाना, ये किस प्रोसेस में होता है? मियोसिस में। और मियोसिस की कौन सी फेज में? मियोसिस 1 में। इसके बाद उर्दू और पाकिस्तान में से कुछ क्वेश्चंस हैं। उर्दू नस्ल का आगाज किस जमाने में हुआ? तो दक्कनी जमाना, दक्कनी पीरियड, साउथ इंडिया से उर्दू प्रोज का आगाज हुआ था 14वीं से 17वीं सदी में। उस जमाने में किताबें लिखी गई, सबरस और मिराजुल आशिकीन। नॉर्थ इंडिया में ये बाद में इवॉल्व हुई। उर्दू का पहला नॉवल मिरातुल उरूस किसने लिखा? डिप्टी नजीर अहमद ने, और इसका शुमार उर्दू की बेहतरीन किताबों में होता है। इलामा इकबाल को शायर मशरिक क्यों कहा कहते हैं? क्योंकि इनकी फिलॉसफी जो थी वो मशरकी इकदार के करीब थी, तो इसलिए इन्हें पोएट ऑफ द ईस्ट कहते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट की बुनियाद किसने रखी? सर सैयद अहमद खान ने, ताकि हिंदुस्तानी मुसलमानों में तालीम का फरोग हो सके। उर्दू क्रिटिसिज्म का आगाज किस किताब से हुआ? मुकदमा शेर व शायरी से। कुरान मजीद की किस सूरा को उम्मुल किताब कहा जाता है? सूरह अल फातिहा को। तरबेला डैम कौन से दरिया पर बनाया गया? दरियाए सिंध पर, इंडस रिवर पर। फिका में इस्तेहसाब का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि जब तक आपकी आपके बारे में कोई चीज साबित ना हो जाए तो आप पुरानी स्टेट में ही कंसीडर किए जाएंगे। Assuming a person remains in a state of purity unless proven otherwise। करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की? मौलवी ए के फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को। इनका ताल्लुक बंगाल से था और ये बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल भी बने थे। इसके बाद इंग्लिश और पेडागोजी का क्वेश्चन है। इंग्लिश का क्वेश्चन है ही सेड आई एम बिजी नाउ। तो ये ही सेड की वजह से ये आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है ये भी चेंज हो जाएगी। ही सेड दैट ही was busy, और now की जगह आप कर देंगे then। He said that he was busy then। What a beautiful flower is this। ये किस तरह का सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें फीलिंग्स का इजहार किया गया है। करेक्ट वर्ब बताएं। द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स डैश ऑन द नोटिस बोर्ड। द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज, यहाँ पे आपने आर नहीं लगाना, स्टूडेंट्स से धोखा नहीं खाना, बात लिस्ट की हो रही है तो एक लिस्ट है। द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑन द नोटिस बोर्ड। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन, इसके बाद आता है हैड लेफ्ट। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हमें कैंडिडेट्स के थ्रू मिले ये हमने आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिए हैं। जब ओरिजिनल पेपर 4-4 एमसीक्यूज के साथ मुकम्मल आ जाएगा इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। केपीपीएससी और ईटा के थ्रू जितनी भी जॉब्स आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी तैयारी भी करवाते हैं और उसमें हमारे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन का रिकॉर्ड भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है।
आप किसी भी केपीपीएससी या ईटा के टेस्ट की तैयारी करने के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता करेंगे 0333260445 या फिर 0342447091। इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं और सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।